जून को कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच प्रदेश सरकार का मेगा शो। प्रधानमंत्री भी लेंगे भाग। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार का दावा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर बोला हमला। ट्वीट कर कहा, वंशवादी राजनीति करती है कांग्रेस। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रूस के विजय दिवस परेड में हिस्सा लिया। परेड में 75 देशों के साथ भारतीय सेना ने भी परेड में लिया हिस्सा। प्रदेश भर में सामान्य मानसून के 2 दिनों में सक्रिय होने के आसार। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच अपनी उपलब्धियों का मेगा शो करने जा रही है। 26 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन शरीक होंगे। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की चुनौतियों के बीच योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश के कारखानों, निर्माण परियोजनाओं, मनरेगा और आदि के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि संक्रमण काल के इस दौर में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी शुरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार की विस्तृत रूपरेखा पर काम करना शुरू किया था। क्वारंटाइन सेंटर में लाने वाले हर श्रमिक कामगार की स्किल मैपिंग कराई गई ताकि उन्हें क्षमता के अनुसार रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। अब तक प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डाटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके एक वंशवादी परिवार और राजनीति को लेकर कई आरोप लगाए हैं और उसकी विपक्ष की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को पूरा विपक्ष होने का भ्रम है। नड्डा ने कहा कि एक राजवंश, उनके निष्ठावान दरबारियों में विपक्ष के एक ही वंश के बारे में गलतफहमी है। एक राजवंश षड्यंत्रों और अपने दरबारियों की मदद से फेक नैरेटिव रखता है। इसी कड़ी में ताजा है कि विपक्ष की ओर से सरकार से सवाल पूछना। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। सर्वदलीय बैठक में स्वच्छ विचार विमर्श हुआ। कई नेताओं ने अपने इनपुट दिए। उन्होंने आगे का रास्ता तय करने के भी केंद्र का पूरा समर्थन किया। केवल एक परिवार अपवाद था, क्या कोई अनुमान लगा सकता है कौन है? अगले ट्वीट में नड्डा ने कहा कि एक अस्वीकृत और पदच्युत राजवंश ही पूरा विपक्ष नहीं है। एक राजवंश का हित ही भारत का हित नहीं है। आज देश एकजुट है और हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। ये एकता और एकजुटता का समय है। नड्डा ने आगे लिखा कि एक राजवंश के कुकर्मों के कारण हमने अपनी जमीन का हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा खो दिया। सियाचिन ग्लेशियर लगभग चला गया था और भी बहुत कुछ खो दिया। कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत ने इन्हें खारिज कर दिया है। रूस के 3 दिन के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शामिल हुए। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मॉस्को में विजय दिवस परेड आयोजित की गई थी, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रूस की ओर से निमंत्रण मिला था। इस परेड में भारतीय सशस्त्र सेना के 75 सदस्यों ने भी रूसी सेना के साथ प्रदर्शन किया। परेड में भारतीय दस्ते का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अधिकारी ने किया। इस रेजिमेंट में द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता में हिस्सा लिया था।
चीन की ओर से एलएसी पर की जा रही गतिविधियों से जो तनाव पैदा हुआ था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। दरअसल 22 जून को हुए कोर कमांडर स्तर की वार्ता सफल रही। इस बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन है और वो आज पूर्वी लद्दाख क्षेत्र स्थित अग्रिम चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने पर सहमति बन गई है। सोमवार को चोशुल मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत 11 घंटे तक चली। ये बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। इस बीच मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लेह पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने लेह में जनरल अस्पताल का दौरा कर घायल जवानों से मुलाकात की और लद्दाख के सांसद जामयांग तसरिंग नामग्याल से भी मुलाकात की। अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान सेना प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थिति में जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख ने देश के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। इसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 के अब तक 2,58,684 मरीज संक्रमण से पूरी तरह मुक्त होकर घर वापस जा चुके हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 56% से ज्यादा है। इसके अलावा अभी 1,83,022 मरीज संक्रमित हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 14,476 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार लगातार टेस्टिंग लैब्स की क्षमता बढ़ा रही है। देश में कुल लैब्स की संख्या 981 हो गई है, जिनमें से सरकारी लैब्स की संख्या 722 और निजी लैब्स की संख्या 259 है। हर दिन सैंपल जांच करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो ही रही है। लैब की संख्या बढ़कर 1000 के करीब पहुंच गई है। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र मलिहाबाद में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उप जिलाधिकारी विकास कुमार सिंह ने बताया कि तरौना गांव में 3 और भतोइया गांव में 1 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जो कि बाहर से घूम कर आए थे। संक्रमित मरीजों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती किया गया है। सतर्कता बरतते हुए गांव में सैनिटाइजेशन एवं बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर तहसील परिसर में मास्क न लगाने के कारण 6 लोगों के चालान काटे गए हैं। देखिए, गांव में निगरानी समितियां बनी हुई हैं। जो ये कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो तत्काल उनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है, या अगर उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स इस तरह के होते हैं जैसे कोरोना के लक्षण हैं तो उनका स्वाब कलेक्शन भी कराया जाता है। इस तरह बाहर से हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आ रहे हैं तो 2 गाँव तरौना और भतुइया, यहाँ पर व्यक्तियों का रैंडम कलेक्शन कराया गया और स्वाब उनका जो है चेक कराया गया। तो कुल मिला के 4 व्यक्ति वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। इन व्यक्तियों को जब पॉजिटिव पाया गया तो उनको लोक बंधु में फिलहाल भेज दिया गया है। साथ ही साथ उस गांव को सैनिटाइज कराया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति बाहरी प्रवेश न कर पाए और वो वहां से बाहर निकल पाए। जो प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित है उसका पालन किया जा रहा है ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। देखिए, शासन और जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देश हैं। ये गाइडलाइन भी आई है कि कोई भी व्यक्ति हो जो बाहर निकलता है मास्क, गमछा या रुमाल बांधकर ही निकले। उसके तहत चूँकि सारे नियम सबके लिए एक हैं, तो जो भी इस परिसर में बिना मास्क के आता है उसको चेतावनी दी जाती है। अगर वो दोबारा पाया जाता है कि मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके चालान काटे जा रहे हैं। कुल तहसील परिसर में 6 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक ने एक ऐसा पीपीई किट तैयार किया है जिसके पहनने के बाद स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। पीपीई किट के बाहरी हिस्से से टकराते ही कोरोना वायरस जमीन पर गिर जाएगा। इस किट की खास बात यह है कि इसे 5 बार पहना जा सकता है। इस किट को इस तरह तैयार किया गया है कि पसीना भाप बनकर उड़ जाएगा, जिससे स्वास्थ्यकर्मियों को ये काफी आरामदायक महसूस होगा। प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि अभी तक बाजार में जो पीपीई किट मिल रहा है वो बहुत ही भारी होने के कारण सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन काफी रिसर्च के बाद तैयार किए गए इस किट का एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट किया गया है, जिसके बाद इस पर किसी तरह संक्रमण नहीं टिकेगा और किट से टकराते ही संक्रमण जमीन पर आ गिरेगा। किट को ऐसा बनाने के लिए जल तेल रोधी बनाया गया है।
इसके साथ ही इस किट को धोकर 5 बार पहना जा सकता है। इस किट को स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के मानकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और बाजार में लाने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही उम्मीद है कि जल्द इसे 5 बार उपयोग में लिए जाने को लेकर भी मंजूरी मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी है कि ये एंटी कोरोना है। कोरोना का वायरस ये ऑयल रिपेलेंट और वाटर रिपेलेंट होने के कारण कोरोना वायरस रोल डाउन होके नीचे गिर जाएगा। दूसरी बात है कि ये ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल होने के कारण ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तीसरा है कि ये लाइट वेट है। उसके बाद चौथा है कि ये एंटीबैक्टीरियल है और ये 4 साइज़ में अवेलेबल होगा जो कि सभी लोगों के लिए उपयोग में आ सकता है। अतः अभी जितने भी पीपी किट आए हैं वो ब्रीदेबल नहीं है और इतने लाइट वेट नहीं है। इसके कारण ये डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सोमवार की सुबह पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच क्रॉस फायरिंग हो रही थी। उस दौरान सरहद पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गोरखा रेजिमेंट के 37 वर्षीय हवलदार दीपक कार्की शहीद हो गए। वो नेपाल के रहने वाले थे। शहीद होने की खबर से उनके परिवार में मातम छा गया है। विशेष विमान से शहीद हवलदार दीपक कार्की का पार्थिव शरीर गोरखपुर पहुंचा। गोरखा रेजिमेंट के अधिकारियों द्वारा राजकीय सम्मान के साथ शहीद के शव को एयरपोर्ट से राप्ती नदी तट राजघाट पर विशेष वाहन द्वारा लाया गया, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सैन्य अधिकारियों और जिलाधिकारी गोरखपुर विजेंद्र पांडियन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ उनके माता पिता, पत्नी, पुत्र एंजल कार्की ने भी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात उनके पुत्र ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और शहीद हवलदार का शरीर देखते देखते पंचतत्व में विलीन हो गया। इस दौरान नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल सहित तमाम फोर्स के आला अधिकारी और जवानों के साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। जैसे यूनिट से कल सुबह फोन आया घर में कि पहले तो सुनने में आया कि यूनिट के अंदर फायर चल रहा था और उसमें गोली लग गई करके। फिर आधा पौना घंटा के अंदर यूनिट के एसएम साहब ने फ़ोन करके बताया कि सॉरी हम भाई को बचा नहीं पाए, सॉरी वो हमको छोड़ के चला गया करके। तब फिर हम घर में सबको इन्फो किया और इकट्ठा होकर इन्फो किया और ये आज फिर यहाँ तक लेके आए। कोरोना जैसी महामारी के चलते मार्च महीने से ही सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद चल रहे हैं, जिसके चलते छात्रों की शिक्षा में रुकावट आ रही थी और छात्र सही समय पर शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, जिसको देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा अपने छात्र छात्राओं को शिक्षा देना शुरू कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव रंजन तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं को सीधे विश्वविद्यालय से जोड़कर शिक्षा दी जा रही है और इसका सीधा फायदा छात्र छात्राओं को मिल रहा है। ऑनलाइन शिक्षा आज की जरूरत बन गई है और इसके माध्यम से इसे व्यापक महामारी से बचते हुए छात्र छात्राओं को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इस महामारी ने इस ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में कैटलिस्ट का काम किया। जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं हो तो आप क्या करेंगे? इस महामारी ने यही किया। एक तो ये अचानक आई, लोग तैयार नहीं थे, और उसके बाद जब ये हुआ कि आपको अपने कोर्सेज ख़त्म करके छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार रखना है, तो हमारे आग्रह पे या और जगह भी टीचर्स को जो इस पर्टिकुलर ऑनलाइन टीचिंग से जुड़ना नहीं चाहते थे, जुड़ने से कतराते थे, वे जुड़े। बहुत सारा लर्निंग मटेरियल, बहुत सारा टीचिंग स्टाइल आपको इन सभी ऑनलाइन माध्यमों से मिलता है, जो संभवतः, और ये सब टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है। जो आज हम तमाम जगह आप देख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी, निगेटिविटी दोनों साथ साथ है। आज हम देख रहे हैं कि जो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे,
ये सभी आज ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। जालौन के उरई की रहने वाली महिला शिक्षिका स्वयं प्रभा दुबे ने राहत सेतु नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो कोरोना काल के संकट में अपनी नौकरी रोजगार को गंवा चुके हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करने वाली महिला शिक्षिका स्वयं प्रभा ने बताया कि कोरोना काल में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए वो कई दिनों से लोगों की मदद के लिए भोजन राशन की व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन ये मदद ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए उन्होंने राहत सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है जो किसी भी समस्या से जूझ रहा हो। इस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है जिनका रोजगार छिन चुका हो। ऐसे में इस पोर्टल में 2 तरह के लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें जो व्यक्ति परेशान है और जो व्यक्ति की मदद कर सकता है। जो लोग डोनर और बेनिफिशियरी नाम से देखे जाएंगे। इन दोनों के बीच एक राहत सेतु होगा जो दोनों की कड़ी को जोड़ेगा। ये विश्व का नॉन प्रॉफिट पोर्टल है। इस पोर्टल से 25 से 30 लोग जुड़ चुके हैं और उनको लाभ भी मिल चुका है। कोरोना का जो संकट चल रहा है, जिस तरीके से लोग उनके काम धंधे छूट चुके हैं, नौकरियां भी काफ़ी लोगों की जा चुकी हैं और लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भुखमरी की कगार पर लोग आ गए हैं। इसको देखते हुए मैं लगातार काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे मदद कर रही थी, कभी खाद्यान्न के रूप में, भोजन, पानी, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस तरीके से ज़्यादा लोगों तक तो अपनी मदद नहीं पहुँचा पा रही हूँ। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा तैयार किया जाए, कुछ ऐसा प्रयास किया जाए जिससे पूरे एक बड़े लेवल पर ये कार्य हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और मदद हो सके। तभी इसी विचार को लेकर मैंने राहत सेतु एक पोर्टल तैयार किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है जो किसी भी प्रकार से समस्या से जूझ रहा है, कोरोना से संबंधित, या ये कहें कि इसमें सिर्फ बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे ही नहीं लोग जुड़ सकते हैं। मध्यम वर्गीय लोग भी, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, किसी प्रकार से परेशान हैं, वो लोग भी इसमें जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। लॉकडाउन में बंद होते उद्योगों को संजीवनी देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई पैकेज की घोषणा के बाद एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बरेली में जरी उद्योग से जुड़े छोटे कारोबारियों को ऋण दिया गया, ताकि वो अपने कारोबार को तो आगे बढ़ाएं ही और दूसरों को भी रोजगार दें। बरेली जिले में जरी की 4 छोटी इकाइयों को लोन दिया गया, जिसमें जावेद की यूनिट को 25 लाख का लोन दिया गया। इस लोन से जावेद ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और अन्य लोगों को भी रोजगार दिया। जावेद जरी जरदोजी से साड़ी, सूट व लहंगे तैयार कराकर उसका निर्यात करते हैं। लोन मिलने के बाद इनके दम तोड़ते कारोबार को संजीवनी मिली और इन्होंने लोगों को काम दिया। जावेद इस वक्त अलग अलग कारखानों में 200 से 250 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये कारखानों में अपना माल तैयार करते हैं और उसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं। बरेली का जरी उद्योग पहले से ही एक जिला एक उत्पाद योजना में चिन्हित है, इसलिए सरकार इसके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोविड-19 के दौरान जो अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी कमी आई है, उसको लेके केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का एक एमएसएमईज के लिए पैकेज दिया है। और इस पैकेज में की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें एमएसएमई के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सभी लोगों को लोन दिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, जिनकी जो 3 महीने में लॉकडाउन रहा, उसके दौरान जो उनकी लिक्विडिटी क्रंच आ गया है, उनको उनके रोज़गार न चलने की वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई है, तो उनको जो लोन था उसका 20% अतिरिक्त लोन लिक्विडिटी अतिरिक्त रूप में बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी इस दिशा में बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है और एमएसएमई की परिभाषा भी इवन केंद्र सरकार द्वारा बदल दी गई है और एमएसएमई का दायरा जो 10 करोड़ रुपए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट को लेके था, उसको केंद्र सरकार ने परिवर्तित करते हुए 50 करोड़ रुपए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। प्रयागराज के पवित्र पावन संगम तट पर आज गंगा नदी में विलुप्त हो रहे मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सिफरी प्रयागराज के द्वारा गंगा नदी में 5000 से अधिक भारतीय प्रमुख
कार्प, कतला, रोहू, मृगाल मछलियों के बीजों को रैंचिंग कार्यक्रम के तहत छोड़ा गया। संस्थान के केंद्राध्यक्ष डॉक्टर DN झा ने उपस्थित लोगों को विस्तार से नमामि गंगे के अंतर्गत आयोजित होने वाली परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नमामि गंगे योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक हर प्रकार की मछलियों को नदियों में छोड़ने के प्लान है। अभी तक 2 वर्षों में 1.5 लाख मछलियों को छोड़ा गया है। मछुआरों को प्रजनन के समय ब्रूडर का शिकार न करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इससे जैव विविधता को खतरा पहुंचता है और मछुआरों की जीविका भी प्रभावित होती है। उन्होंने गंगा में मछलियों के महत्व और इसके संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा गंगा की जैव विविधता को बचाने के लिए उपस्थित लोगों से आह्वान किया। 5000 IMC जिसे भारतीय प्रमुख कार्प कहते हैं, जिसमें रोहू, कतला, नैन, कालबासु मछलियां आती है, उसकी 5000 बीज को हमने गंगा नदी में संगम नोज पे छोड़ा है। और यह हमारा कार्यक्रम रेंचिंग कहलाता है, जो कि 2 साल से चल रहा है। और अभी तक हमने गंगा नदी में कुल मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास हमने मछली के बीजों को, IMC के बीजों को गंगा नदी में छोड़ा है, जिसमें हमारा ऋषिकेश में महासीर मछली छोड़ा जाता है। इधर गंगा के प्लेन भाग में हम लोगों ने IMC को छोड़ा है। और हमारी संस्था का जो हेडक्वार्टर है बैरकपुर, वो लोग भी हिल्सा मछली को गंगा नदी के निचले भागों में छोड़ते हैं। और आगे के वर्षों में हमारा यह प्लान है कि नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत कम से कम टोटल 1 करोड़ मछली को गंगा नदी में छोड़ा जाए, जिससे कि जो गंगा नदी की मूल मछलियां हैं, भारतीय प्रमुख कार्प, उसकी संख्या बढ़े, क्योंकि ये ऐसी मछलियां हैं जो कि शुद्ध जल में होती है। गंगे के अंतर्गत जिस प्रकार गंगा को निर्मल अविरल करने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है, उसी प्रकार गंगा में रहने वाले जीव जंतु के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। नमामि गंगे के अंतर्गत सिफरी द्वारा गंगा और यमुना में भी कानपुर से बनारस तक लाखों मत्स्य बीज गंगा यमुना में छोड़ा गया, जिससे कि पूर्व में जो जीव जंतु वहाँ पर थे जो विलुप्त हो रहे हैं, उनको फिर से वहाँ पर पैदा किया जा सके। जनपद शाहजहांपुर में कोविड-19 महामारी को लेकर लॉकडाउन होने से 1,05,000 श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत 1025 ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा रहा है। वहीं सरकार की मंशा अनुरूप जनपद प्रशासन मानसून से पहले समस्त ब्लॉकों के गांव में तालाबों का जीर्णोद्वार एवं नए तालाबों की खुदाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, ताकि बारिश के पानी को एकत्र कर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में मदद मिल सके। खंड विकास अधिकारी ऋषिकांत ने बताया कि तालाब की खुदाई से रोजगार के साथ ही सरकार का जल संचयन को बल मिलेगा और साथ ही सैनिटाइजर, साबुन, पानी की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। तालाबों का जीर्णोद्धार और नए तालाब खोदे जा रहे हैं, जिसके द्वारा जो प्रवासी लोग आए हैं, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय और योगी जी की माननीय योगी जी द्वारा जो कराया गया है कार्य, जिससे हम अधिक से अधिक प्रवासियों को लाभ दे सकें, उनका जीवन यापन हो सके, ताकि उनका घर चलता रहे, ताकि उन्हें बाहर जाके दोबारा काम ना करना सके। जैसे इसी तालाब में हम लोगों ने 200 से अधिक प्रवासियों को काम दिया गया। इसी तरह हम ट्राई कर रहे हैं कि अधिक से अधिक 40 से 50% हर काम में मनरेगा के प्रवासियों का सहयोग रहे। जैसे इसमें ये तालाब में 420 मानव दिवस लगे हैं, जिसमें 200 मानव दिवस प्रवासियों द्वारा किए गए हैं। इससे इनको सोशल सिक्योरिटी और जैसे पर्यावरण आज के समय में बहुत दूषित हो गया था, इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है, जल संचय भी होता है, इससे मानव दिवस भी मिलता है और इससे हम लोग इसमें महिलाओं का भी सहयोग लेते हैं, ताकि उन्हें भी सशक्तिकरण मिले। अब जैसे इसमें वृक्षारोपण भी होगा, जैसे वृक्षारोपण भी कर पाएंगे और हर इसमें जैसे जो वृक्षारोपण होता है, जो भी किसान या मजदूर 200 पेड़ लगाता है, उसको हम 3 साल तक प्रतिदिन का मानव दिवस भी देते हैं, जिससे उन्हें 3 साल तक का पैसा भी मिलता है और हमारा वृक्षारोपण भी रहता है और वृक्ष की सुरक्षा भी होती है। पहले मैं दिल्ली में काम करता था गीजर एलिमेंट की लाइन में, वहाँ लॉकडाउन लगने की वजह से हम गांव में आ गए। यहाँ नरेगा में हमें रोज़गार मिल रहा है, इससे हमारा घर परिवार चल रहा है और पैसा भी मिल रहा है टाइम पे और काम भी मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। नेपाल काम करने गए थे ईंटें पातने, ठीक है, मचग्राम चौड़ेरी रहने वाले हैं। उधर ईंटें पातने गए, उधर लग गया लॉकडाउन। उधर से इधर आए तो जब से नरेगा में काम कर रहे हैं, मिलता है काम और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी मिल रहा है।
मैं इससे पहले दिल्ली में काम करता था, गीजर एलिमेंट का, हीटर लाइन का, और वहाँ लॉकडाउन लगने की वजह से काम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं अपने गांव आ गया हूँ। यहाँ नरेगा का काम करता हूँ, 201 रुपये मिलता है, तो बहुत सही है कि काम मिल रहा है, डेली काम मिलता है। तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें काम मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर अपील से प्रेरित होकर बरेली की प्रेमा अग्रवाल बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। आत्मनिर्भर बनकर रोजी रोटी के संकट से इन महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा बड़ा सहारा बनी है। जब कहीं कोई काम नहीं था तब प्रेमा अग्रवाल ने लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं का समूह बनाया और अचार निर्माण का काम शुरू किया। अचार निर्माण कर महज 2 महीने में महिला समूह की प्रत्येक सदस्य की औसत आमदनी 5,000 रुपए से अधिक पहुंच गई है। प्रेमा अग्रवाल ने आम, करेला, कटहल, चना, नींबू अचार का प्रचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से किया है, जिसके बाद ऑर्डर आने शुरू हो गए और महिला समूह की आय बढ़ रही है। वहीं प्रेमा अग्रवाल पीएम मोदी से इतनी प्रभावित हैं कि उन्होंने इस आय का एक हिस्सा पीएम केयर फंड में जमा करने का संकल्प लिया है। वहीं समूह की महिलाएं इस काम से खुश हैं और पीएम को धन्यवाद दे रही हैं। करीब 3000 महिलाओं को हमने इस बार करीब 5 लाख ड्रेसेस का काम उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ सिटीज़न इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हमारे लगते हैं मनरेगा में, तो उसके अंतर्गत भी हमने करीब 300 महिलाओं को उससे जोड़ा है। अभी हम लोग हनी बी और मशरूम फार्मिंग का काम भी बरेली जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र IVRI के साथ में मिलकर के स्टार्ट करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने करीब 1000 महिलाएं चिन्हित की हैं, जिनको हम लोग मनरेगा के साथ में कन्वर्ज करके डेयरी और पोल्ट्री के साथ में जोड़ेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश यही है कि हम लोग महिलाओं को जो ज़री ज़रदोज़ी के काम हैं, अचार है, मुरब्बा है, या आपका सिलाई कढ़ाई का और जो काम है, इनसे जोड़ें और इससे रिलेटेड इनकी ट्रेनिंग्स भी कराएं। मैं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की बातों से बहुत सहमत हूँ और उसी को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर लोग बने। तो मैं भी थोड़ी सी उस कड़ी में जुड़ गई हूँ और मैं भी उन लोगों को रोज़गार दे रही हूँ और इस तरह से इन लोगों का परिवार भी चल रहा है और ये लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मैंने अचार बनाने का काम शुरू किया और कई वैरायटी के हमारे अचार बनते हैं, ये लोग सब काम करती हैं। अभी मेरे पास 6 महिलाएं हैं और एक लड़का है, 7 लोग हैं मेरे पास। अब जितना ये लोग काम करते हैं 4, 5, 6 हज़ार तक इन लोगों को हो जाता है कि इनका परिवार चल जाए उससे। लॉकडाउन में हम लोग बिल्कुल खाली बैठे थे, तब पता चला आंटी ने काम शुरू करा, तो हम लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अचार का काम हो रहा है यहाँ पे, इससे हमारा घर का खर्च सही चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार 22 व 23 जून को जिला प्रशासन ने 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 22 जून को 1799 और 23 जून को 1800 ईंट भट्टा बिहारी मजदूरों को फर्रुखाबाद से उनके गंतव्य को रवाना किया। व्यवस्थाओं के लिए रेलवे स्टेशन पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह सहित उनका पूरा अमला मौजूद था, जो व्यवस्थाएं देख रहा था। सभी प्रवासी मजदूरों को रवाना करने से पूर्व उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई और मास्क पहनाकर उनको रवाना किया गया। जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने प्रवासी बच्चों को बिस्किट वितरित किए। ये प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर जाते समय प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। यहाँ करीब 10,000 से अधिक श्रमिकों को 5 गाड़ियों से भेजा जा रहा है। पहली गाड़ी आज जा रही है, इसमें 1799 जो है गया की तरफ जाने वाले हैं, उनको ट्रेन से भेजा जा रहा है। ये 4 बजे ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और करीब 1799 लोग जो है इस ट्रेन से 5 ट्रेनें जा रही हैं। ये आज एक जाएगी, कल 2 जाएंगी, 2 फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से 1799 श्रमिकों को लेकर के स्पेशल ट्रेन गया बिहार के लिए प्रस्थान 4 बजे करेगी। इसमें करीब 1799 श्रमिक हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपनी सिटी सर्किल के सभी थानों पे प्रभारी निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कांस्टेबलों को लगाई गई थी। महिला इंस्पेक्टर भी थी और सभी को जब तक ये ट्रेन चली जाए तब तक यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने घाघरा नदी के अलीनगर रानीमऊ तटबंध के समीप इटाहुआ व सराय सुरजन टेपरा में कटान रोकने के लिए 11 करोड़ रुपए से कराए जा रहे स्पर व अन्य कार्यों का निरीक्षण करने बाराबंकी पहुंचे। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कार्यों की प्रगति को और तीव्र करने व युद्ध स्तर पर 10 दिनों के भीतर सभी स्परों को सुरक्षित स्तर तक पूर्ण रूप से कर लेने का आदेश बाढ़ खंड के अभियंताओं को दिया है। साथ ही घाघरा सरयू नदी के किनारे को सुरक्षित करने के लिए परकुपाइन लगाए जाने के कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा कि घाघरा नदी को कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जिले के कई गांव बहुत ही डेंजर जोन में हैं। इसको बचाने की दृष्टि से विभाग पूरी तत्परता से 24 घंटे काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए हैं और हमारा ये पूरा एरिया बहुत डेंजर जोन में है। इसको बचाने के दृष्टि से विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं कि 24 घंटे काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके से हमको यहाँ की ज़मीन, जनहानि, धनहानि और किसी प्रकार की कोई भी हानि से बचाने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, सबकी व्यवस्था की जा रही है। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उस आपदा से बचाने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम करती है। पहले भी काम किए हैं, आज भी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा किया है इसका, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, शासन और प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हम सब लोग मिल करके हर हाल में अपने लोगों के जान माल की और जनहानि धनहानि की दोनों प्रकार की हानियों की सुरक्षा करने के लिए संकल्प हैं। देखिए, अगर कोई भी लापरवाही होगी तो जो कोई लापरवाही करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के पूर्वी भाग में मानसून सामान्य होने के बाद मौसम विभाग ने आसार व्यक्त किए हैं कि आने वाले 2 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून की जोरदार बरसात होगी। सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह के बीच प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सामान्य बारिश हुई और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हुई। राजधानी और आसपास के इलाकों में मानसून के पहले की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बुधवार 24 जून को पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को राजधानी में सुबह से रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, तापमान नीचे आ गया, जिसके कारण राजधानी वासियों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार 13.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नैनों में बसिया जैसे